सारिम बर्नी ट्रस्ट किसके जरिए बच्चे खरीदता था? सारिम बर्नी ने हया को कितने $1000 में बेचा? लावारिस करार दिए गए बच्चों के वालिदैन ने हुकाम को क्या बताया? सारिम बर्नी का भांडा उसके अपने सगे भाई ने क्यों फोड़ा? अमेरिका स्मगल की गई एक बच्ची की मां के तहलका खेज इंकशाफात। वीएलसी पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। एक पॉडकास्ट सारिम बर्नी के हवाले से किया था, उसमें बहुत से अफराद ने ये शिकवा किया कि ये शायद एक तरफा गुफ्तगू थी जो हमने की, तो इसलिए सोचा ये कि क्यों ना इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात हासिल की जाएं। इस बारे में अमरीकी हुकाम का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में FIA का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में जिस बच्ची को बेचा गया हया को उसकी वालिदा का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में सारिम बर्नी के भाई अंसार बर्नी का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में उनकी अहलिया का क्या मौक़िफ़ है, और साथ ही साथ ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी इस बारे में क्या कहते हैं। तो सोचा कि इस वीडियो में जो कमी रह गई थी पिछली वीडियो में वो भी पूरी कर दी जाए और तमाम लोगों के मौक़िफ़ एक जगह पर इकट्ठे कर लिए जाएं और एक एक करके आप तक पहुंचा दिए जाएं। फैसला आप कर लीजिएगा कि कौन गलत है, कौन सही है, या आपको क्या लगता है कि अभी तक की जो मालूमात हासिल हुई हैं उसमें क्या बात दुरुस्त समझ में आती है और क्या नहीं। फैसला आपका है। हम सिर्फ हकायक और तहकीक जो अब तक हुई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सारिम बर्नी पर इल्ज़ाम है कि वो बेऔलाद अमरीकी जोड़ों को पैसों के एवज पाकिस्तानी बच्चे खुसूसन बच्चियां गोद देते हैं। FIA की जानिब से अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये बच्चे उनके वालिदैन या सरपरस्तों से खरीद कर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका स्मगल किए जाते थे और उनकी तादाद 17 से 22 के दरमियान बताई जा रही है। FIA का कहना है कि एक बच्चे के एवज सारिम बर्नी बेऔलाद जोड़ों से कम अज कम $9000 वसूल करते थे। इसके अलावा इन जोड़ों से सर्विस चार्जेस और दीगर अखराजात की मद में भी भारी रकूम बटोरी जाती थी। अमरीकी तहकीकाती टीम ने जब मामले की तफ्तीश का आगाज किया तो सारिम बर्नी उनको मुतमईन करने में बुरी तरह नाकाम रहे। पहले अमरीकी हुकाम सारिम बर्नी से पूछ रहे थे कि ये बच्चे आए कहाँ से। अब FIA हुकाम का सवाल भी यही है। अमरीकी हुकाम हो, FIA की तफ्तीशी टीम या पाकिस्तान की अदालत, सारिम बर्नी का इसरार यही है कि ये बच्चे लावारिस हैं। इन बच्चों को कोई शख्स उनके ट्रस्ट के बाहर छोड़ गया था। हमने इन बच्चों को अपनी सरपरस्ती में लिया, इन्हें खुराक, रिहाइश और छत दी। इन बच्चों को अमरीकी बेऔलाद जोड़ों के गोद दिया जहां वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, तालीम हासिल कर सकेंगे, फल फूल सकेंगे। तो इसमें कौन सा गुनाह है? इंसानी हमदर्दी या जज्बात की ऐनक से देखा जाए तो सारिम बर्नी इस मामले में मासूम नज़र आते हैं, लेकिन अगर कानून को मद्देनज़र रखकर मामले को परखा जाए तो दाल में कुछ काला जरूर नजर आता है। 17 के 17 बच्चों के बारे में एक ही बयान कि वो सब के सब लावारिस थे और कोई उन्हें ट्रस्ट के बाहर छोड़ गया था। ये बयान बजाते खुद इंतहाई मशकूक लगता है। अमरीकी हुकाम इस बयान की तस्दीक के लिए कराची भी आए। उन्होंने सारिम बर्नी ट्रस्ट का दौरा भी किया, कागजात खंगाले, इधर उधर से सुनगुन ली। उसके बाद उन्हें यह यकीन हो गया कि मामला उतना सादा नहीं है जितना कि सारिम बर्नी बता रहे हैं। सारिम बर्नी का इन बच्चों को अमरीकी बेऔलाद खानदानों के हवाले करने का मकसद महज इंसानी हमदर्दी है या कुछ और? क्या मसीहाई की आड़ में ये बर्दा फरोशी का धंधा कर रहे हैं? जब उन्होंने अपनी छानबीन मुकम्मल कर ली तब जाकर उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को ना सिर्फ इत्तला दी बल्कि उन्हें अपनी तहकीकात के नतीजे से भी आगाह किया। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी ने मुकदमे की तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी टीम के साथ किसी किस्म का कोई तावन भी नहीं किया। कोई रिकॉर्ड मांगा गया तो वो भी नहीं दिया गया, कोई सवाल पूछा गया तो उसका जवाब भी आएं बाएं शाएं। सारिम बर्नी ने अपनी जमानत की दरख्वास्त दायर की तो वहां भी वो मुअज़्ज़ज़ अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए, जिस पर अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। सारिम बर्नी हया नामी जिस बच्ची को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दे रहे थे, FIA हुकाम ने इसी बच्ची की मां तक रसाई हासिल कर ली है। यही नहीं बल्कि बच्ची की वालिदा का बयान भी रिकॉर्ड कर लाए हैं। ये बयान उन्होंने अभी तक अदालत में पेश नहीं किया, लेकिन अदालत को इस हवाले से
आगाह ज़रूर कर दिया है। ये बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। FIA के मुताबिक हया नामी इस बच्ची की वालिदा का नाम अफशीन है, जिसने अपनी बच्ची मदीहा नामी खातून को फ़रोख्त की। मदीहा ने ये बच्ची आगे बुशरा नामी एक खातून को फ़रोख्त कर दी। फैमिली कोर्ट में सारम बर्नी ट्रस्ट ने इस बच्ची को लावारिस करार दिया। FIA हुकाम ने अदालत में यह भी दावा किया है कि जब हया की मां यानी अफशीन ने अपनी बेटी वापस लेने के लिए सारम बर्नी से राब्ता किया तो उन्होंने बच्ची वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया। FIA हुकाम ने अदालत में दावा किया कि सारम बर्नी ने हया को $3000 के एवज एक बे औलाद जोड़े को दे दिया। अदालत ने FIA से सबूत मांगे तो उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने सबूत के लिए अमरीकी हुकाम से राब्ता कर रखा है और ये शवाहिद बहुत जल्द वो अदालत में पेश कर देंगे। अदालत ने हया के वालिदैन का पूछा तो FIA ने यह भी बताया कि वो जिंदा हैं और बहुत जल्द उनका बयान अदालत के रूबरू कलमबंद कराया जाएगा। इस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सारम बर्नी से इस्तफसार किया कि आपने तो बच्चियों को लावारिस करार दिया था। जब आपके इल्म में था कि बच्ची के वालिदैन जिंदा हैं तो फिर आपने गलत बयानी से काम क्यों लिया। इस पर सारम बर्नी का कहना था कि जिस बच्ची का तज़किरा हो रहा है मैं उसके हकीकी वालिदैन के बारे में नहीं जानता था कि वो जिंदा हैं। FIA की तफ्तीशी टीम को यकीन है कि सारम बर्नी अकेले नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म गिरोह इस सारे धंधे को चला रहा है। इस गिरोह में कई ख़वातीन भी शामिल हैं जो गरीब वालिदैन से बेहतर मुस्तकबिल के नाम पर उनके जिगर गोशे हासिल करते हैं और उन्हें बे औलाद जोड़ों को फरोख्त करके बनाते हैं। अब एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं कि सारम बर्नी की अहलिया आलिया सारम इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहती हैं। आलिया सारम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल की वाइस चेयरमैन भी हैं। इस केस के हवाले से जब सहाफ़ियों ने उनसे राब्ता किया तो उनका कहना था कि जो इल्ज़ामात मेरे शौहर पर लगाए गए हैं वो इंतहाई घटिया नौइयत के हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती जो मेरे मुल्क के ऊपर आए। जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी उसे बगैर किसी सबूत के घटिया इल्ज़ामात लगाकर रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। आलिया बर्नी का दावा है कि उनका इदारा कई ऐसे बे औलाद जोड़ों को बच्चे दे चुका है जो औलाद पैदा नहीं कर सकते। आलिया सारम के मुताबिक जब भी हम बच्चे को किसी बे औलाद जोड़े के सुपुर्द करते हैं तो उस बच्चे का मुस्तकबिल महफूज रखने की खातिर उसके नाम 10 लाख रुपए की रकम बॉन्ड की सूरत में अदालत में रखवा दी जाती है। जब बच्चा 18 बरस का हो जाता है तो वो इस रकम का मालिक हो जाता है। आलिया सारम का यह भी कहना था कि वो बच्चे उन्हीं लोगों को गोद देते हैं जो बे औलाद हों, उनकी शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया हो और बे औलादी के हवाले से उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी हो। ये तो था सारम बर्नी की अहलिया का बयान जो अपने शौहर को बेगुनाह समझती हैं, लेकिन सारम बर्नी के अपने ही हकीकी भाई अंसार बर्नी उन्हें फ्रॉड करार देते हैं। अमरीकी हुकाम की तरह उन्हें भी एक अरसे से दाल में कुछ कुछ काला दिखाई दे रहा था। अभी चंद हफ्ते कबल एक मकामी मीडिया चैनल पर अंसार बर्नी ने सारम बर्नी की खिदमात पर ना सिर्फ सवालात उठाए बल्कि बच्चों को बे औलाद जोड़ों के सुपुर्द करने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। अंसार बर्नी के ढके छुपे अल्फाज में अपने भाई पर इस तनकीद से कराची के बाखबर सहाफ़ियों को लग रहा है कि सारम बर्नी के खिलाफ इस केस के पीछे किसी दूसरे का नहीं बल्कि किसी बहुत ही करीबी अपने का हाथ है। सारम बर्नी के करीबी साथियों और उनके साथ काम करने वालों का भी यही ख्याल है कि इस सारे किस्से के पीछे सारम बर्नी का कोई अपना ही है, शायद अंसार बर्नी। अब अगर हम अंसार बर्नी और सारम बर्नी का माजी देखें तो दोनों भाइयों के ताल्लुकात एक अरसा दराज से कशीदा हैं। दोनों भाई एक दूसरे को करप्ट करार देते हैं। अंसार बर्नी ने अपने ट्रस्ट से सारम बर्नी को करप्शन के इल्ज़ाम पर ही बेदखल किया था। सारम बर्नी ने इन इल्ज़ामात से मुताल्लिक अपनी सफाई में कोई ठोस शवाहिद तो पेश नहीं किए थे, लेकिन अंसार बर्नी पर जवाबी इल्ज़ामात ज़रूर आयद किए थे। ये किस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब अंसार बर्नी ने कज़ाकों के हाथ यरगमाल पाकिस्तानियों की रिहाई में अहम किरदार अदा किया था। इन पाकिस्तानियों को तावान की रकम अदा करके रिहा करवाया गया था। तावान की ये रकम इकट्ठा करने के लिए अंसार बर्नी ने कौम से चंदे की अपील की थी, जिस पर मुल्क के एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने ये रकम बतौर चंदा फराहम की। सारम बर्नी ने इस सारे अमल पर कड़ी तनकीद की थी और अंसार बर्नी को फंड्स में खुर्द बुर्द का मुर्तकिब ठहराया था।
اگر ہم انصار برنی کی تنقید کو نظر انداز کر دیں، امریکی حکام کی تحقیقات پر بھی کان نہ دھریں، FIA کی کارروائی کو بھی کسی انتقامی کارروائی کا شخصانہ سمجھیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں بچوں کو گود لینے سے متعلق قوانین کیا کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون خاموش ہے۔ پاکستان میں بچے کی سرپرستی کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، لیکن بچوں کو گود لینے سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں ہے، اور یہی وہ سقم ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص یا ادارہ والدین کی ملی بھگت یا رقم کے عوض بچہ خرید کر کسی بھی بے اولاد جوڑے کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا سماجی اور فلاحی ادارہ ہے ایدھی فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ بھی اب تک تقریباً 6000 بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کر چکا ہے۔ اس ادارے کے سربراہ فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی بے اولاد جوڑا بچہ گود لینے کے لیے ہمارے ادارے سے رجوع کرتا ہے تو اس کو مختلف مراحل سے گزر کر ہی بچہ ملتا ہے۔ فیصل ایدھی کے مطابق دیے جانے والے بچوں میں 90% لڑکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شروع ہی سے بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ فیصل ایدھی کے مطابق وہ بچے جنہیں لوگ ایدھی کے جھولے میں ڈال جاتے ہیں، ان میں بھی زیادہ تعداد بچیوں کی ہی ہوتی ہے۔ فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں بچے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے بے اولاد جوڑوں کے سپرد کیے ہیں، لیکن آج تک ان کے ادارے پر ایسا کوئی الزام نہیں لگا۔ چونکہ پاکستان میں گود لینے کا باقاعدہ قانون موجود نہیں ہے، لہٰذا بچے کو گود لینے کے لیے گارڈین شپ کے مروجہ قانون کا سہارا ہی بچتا ہے، جس کے تحت بچہ 18 سال کے بعد آزاد اور خود مختار ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان کے فلاحی ادارے ان بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہی محفوظ نہیں بنا سکتے؟ ایک لمحے کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ بچے لاوارث ہی تھے، تو کیا پاکستان میں بے اولاد جوڑوں کی کمی ہے؟ ہم اپنے ہم وطن بے اولاد جوڑوں کو نظر انداز کر کے کیوں ان لاوارث بچوں کو 7 سمندر پار بھجوا دیتے ہیں؟ محض اس لیے کہ وہاں سے بدلے میں ڈالر ملیں گے؟ انسانیت کے نام پر، غریبوں کی امداد کے نام پر، والدین کے کندھوں سے بیٹی کا بوجھ اتارنے کے نام پر، اور نام نہاد فلاحی بہبود کے نام پر، ڈالروں کا یہ گھناؤنا دھندا ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ جن بچوں کو لاوارث قرار دے کر جعلی دستاویزات پر امریکہ بھجوایا گیا تھا، ان بچوں کا بہت جلد DNA ہونے جا رہا ہے۔ DNA کی رپورٹ آنے کے بعد ہی کڑی سے کڑی ملے گی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا واقعی یہ فلاحی کام تھا اور ایک درد مند دل رکھنے والے ادارے نے بچوں کی بہتری کے لیے یہ کام کیا تھا کہ ڈالرز کے عوض۔ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل قائم ہوا تھا بے گھر خواتین اور بچوں کو چھت مہیا کرنے کے لیے، گھریلو تشدد کا شکار خواتین کو قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے، بے سہارا بچوں کو سہارا دینے کے لیے۔ اس ٹرسٹ نے کئی یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر شادیاں پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے مارننگ شوز میں منعقد کی گئیں، جس سے گمان گزرتا ہے کہ شاید اس میں ایک عنصر یہ بھی شامل ہو کہ سستی شہرت حاصل کی جائے۔ اس سے پہلے بھی اکتوبر 2021 پہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے سارم برنی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا تھا۔ انہیں شک تھا کہ وہاں منشیات موجود ہیں۔ اس چھاپے کے بعد ANF کو تو وہاں سے کچھ نہیں ملا اور ان کا شک بے بنیاد ثابت ہوا، لیکن اب FIA کے ساتھ ساتھ امریکیوں کو بھی یقین ہے کہ سارم برنی کا یہ ٹرسٹ بچوں کی سمگلنگ میں ملوث ہے۔ اب اگر یہ پنڈوراز باکس کھل ہی گیا ہے تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کیس کے اوپر تحقیقات صاف اور شفاف طریقے سے کی جائیں، اور سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ بچوں کو گود لینے کا ایک قانون بنایا جائے اور اس کو رائج کیا جائے۔ میں تمام لا میکرز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کے گود لینے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے، تاکہ اس سلسلے میں کوئی بھی ابہام اگر ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اس میں پاکستانیوں کو گود دینے کے لیے بھی قانون علیحدہ بتایا جائے، اور غیر ملکیوں کو اگر آپ بچہ گود دیتے ہیں تو اس کا بھی قانون علیحدہ طور پر واضح کیا جائے، اور اس قانون کو پھر انفورس کروایا جائے
اور یہ یقین بنایا جائے کہ وہ قانون کسی طور سے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. چاہے کوئی بھی فاؤنڈیشن ہو, اس قانون کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کیس کی تحقیقات صاف اور شفاف ہوں گی, اور ان تمام ماؤں کی طرف سے جن کے بچے خرید کر باہر بیچ دیے جاتے ہیں, ان والدین کی طرف سے میں تمام ارباب اختیار کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کیس کے تھرو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ کیس اپنی نوعیت کا آخری کیس ہوگا, اور اس کے بعد اگر یہ دھندہ ہو رہا ہے تو ڈالروں کے لیے بردہ فروشی کا یہ گھناؤنا دھندہ پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.